ओके, हम बंद कर देते हैं। हाँ, तो चैप्टर ये लेसन 1 है। इसका नाम है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले पढ़ा रहा है कि रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी का, सीएस का क्या रोल होता है। तो इसका हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें सीएस का क्या रोल होता है। मतलब बहुत सारे बिजनेस में सीएस का रोल है, इनकॉर्पोरेशन में काम आता है। तो क्या, उसके लिए आगे डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है द अरेंजमेंट विच फॉलोज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कमेंसिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेस अंडरटेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन। जो हम लोग बिजनेस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए पूरा अरेंजमेंट करते हैं, इसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो पूरा डिटेल। It refers to all those steps that need to be undertaken for establishing and maintaining relationship between men, material and machinery to carry on the business efficiently for earning profit. तो इसमें हम लोग को बहुत सारे स्टेप्स पढ़ेंगे कि कोई भी बिजनेस को जब हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है मेन, मटेरियल और मशीनरी के बीच में। मतलब हम लोग और हम लोग के पास जो सामान है और जो हम लोग मशीन से बनाएंगे, उन सब का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। जिससे हम लोग अच्छे से, अगर हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, सारे स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तभी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा। दिस मे बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये पूरे प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डिसीजन मेकिंग करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, इन सब को हम लोग कहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट। अब जानना जरूरी है कि कितने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने तरीके का काम करने का चीज होता है। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम सब जानते हैं एक ही बिजनेसमैन होता है, एक ही बिजनेस होता है और वो अकेले ही सब कुछ करता है। प्लान भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, डिसीजन मेकिंग भी, रिस्क टेकिंग भी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी, वो सब कुछ खुद करता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में एक से ज्यादा बिजनेसमैन होते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये पार्टनरशिप फर्म है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, जिसमें एक फैमिली का सारा मेल मेंबर और फीमेल मेंबर एक ही बिजनेस में घुसा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उस तरह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, सेक्शन 8 कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। एक एक को इसको डिटेल में अभी पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर सोचो मेरे को कोई काम शुरू करना है, हम सोच रहे हैं हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे, बिजनेस एंटिटी खोलेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का बिजनेस हम करें। मतलब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करें, पार्टनरशिप करें, एचयूएफ करें, एलएलपी खोल लें, सेक्शन 8 कंपनी खोल ले, कौन सा टाइप का कंपनी, मतलब चॉइस कैसे करते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम ये चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो choosing a form of business entity crucial to a successful organization। ये बहुत जरूरी है कि पहले हम लोग ये डिसाइड करें कि कौन सा बिजनेस करना है, किस मतलब कौन सा, मतलब किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग का नेचर क्या है बिजनेस का। तो ये, तो डिफरेंस बिटवीन ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे सब बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला है हम लोगों का सोल प्रोप्राइटरशिप। ये पता तो है फिर भी हम पढ़ रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस wherein one person owns all the assets of the business। एक ही पर्सन के पास सारा एसेट होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होता है सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में। तुमको मन है बिजनेस स्टार्ट कर दो, मेरे को मन है बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, कुछ खास लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। appropriate licensing to conduct a business and registration of business name is required। हम लोग को सिर्फ एक लाइसेंस चाहिए होता है, ट्रेड लाइसेंस। और हम लोग को एक, हम लोग जो बिजनेस का नाम रखे हैं उसको सिर्फ रजिस्टर कर लेते हैं, बस सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट हो जाता है। द ओनर रिपोर्ट्स इनकम और लॉस फ्रॉम दिस बिजनेस अलोंग विथ इज पर्सनल टैक्स रिटर्न। इनकम से जो भी बिजनेस करता है उसको अपना पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा देता है। मतलब बिजनेस में कमाए और अपने ही मतलब टैक्स रिटर्न में लिख दिए कि हम इतना पीजीबीपी से, बिजनेस से कमाए हैं, और कुछ नहीं, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, किसी और को बताना नहीं पड़ता है। तो ये सिंपल था सोल प्रोप्राइटरशिप।
पार्टनरशिप भी हमें बहुत अच्छे से पता है। पार्टनरशिप फर्म्स आर क्रिएटेड बाय ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप डीड अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म जब बनता है तो पार्टनर के बीच में एक रिटन अग्रीमेंट होता है, जिस रिटन अग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो वो डीड बनता है कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, झगड़ा ना हो। द पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड टू मेक अ फर्म। उस पार्टनरशिप डीड को हम लोग को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम लोगों को, मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम लोगों को उस डीड को रजिस्टर कराना, उस डीड को जाके रजिस्टर करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म लीगल हो जाए इंडिया में। उसके बाद कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, कम से कम तो 2 ही चाहिए, मैक्सिमम 20 लोग पार्टनर हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 20 लोग पार्टनर हो सकते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इन मैनर एज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे? जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा था वैसे बांट देंगे। अभी सोल प्रोप्राइटर में सब वो अकेले ले गया था, इसमें बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में? जिस रेशियो में डीड में लिखा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? अ हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ HUF। जो अभी हम बोले, एक हिंदू फैमिली होता है जो सब एक साथ आके एक साथ बिजनेस करते हैं, तो बोलते हैं HUF। HUF इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। HUF पे अलग से टैक्स लगता है। मेंबर सोच लो, हम और तुम फैमिली मेंबर हैं और 4-5 लोग हैं, हम लोग सब मिलके बिजनेस कर रहे हैं। तो HUF को, बिजनेस को अलग से टैक्स देना होगा, हम सब अपना अलग से टैक्स देंगे। पर सोल प्रोप्राइटर में क्या हुआ था? बिजनेस पे भी जो इनकम हुआ उस पे भी टैक्स हम ही दे रहे थे, क्योंकि मेरा ही तो बिजनेस है, हम अकेले ही तो है। पर HUF के केस में उस बिजनेस को 10 लोग कर रहे हैं, तो 10 लोग अपना अलग अलग टैक्स तो अपना तो देगा ही। HUF से जो बिजनेस इनकम किया है उस पे बिजनेस का टैक्स जाएगा अलग से। One can save taxes by creating a family unit and pooling in assets to form a HUF। ये टैक्स सेविंग का तरीका है, ये काम का नहीं है। HUF has its own PAN। मतलब सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर का नाम देकर पार्टनर का पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं हम लोग। पैन कार्ड, पार्टनर का पैन कार्ड से, सोल प्रोप्राइटर का पैन कार्ड से काम हो जाता है। पर HUF में HUF का अलग से पैन बनता है, क्योंकि HUF अपना टैक्स खुद भरता है। HUF बिजनेस अपना टैक्स खुद भरता है, तो जब वो टैक्स अपना खुद भरता है तो उसका खुद का पैन नंबर भी होना चाहिए। तो इस तरह HUF का ये डिटेल हुआ। नॉर्मली पार्टनरशिप बिजनेस कैसा होता था? सोचो, हम और तुम दोनों पार्टनर हैं। अब बिजनेस को सोचो, बिजनेस हम लोग का डिसॉल्व हो रहा है, बंद हो रहा है। तो सोचो, हम लोगों का लोन, मतलब हम लोगों का देनदारी है, मतलब हम लोग को देना है 2 लाख रुपया। 1 लाख तुमको देना है, 1 लाख तुम बाहर के पब्लिक को पे करोगी, मतलब क्रेडिटर को, बैंक लोन तुमको पे करना है, और 1 लाख मेरे को भी पे करना है। अब बिजनेस में हम लोगों का तो लॉस मेकिंग है, इतना पैसा नहीं है। तो सोचो, तुम बिजनेस का एसेट ये सब बेचकर अपने नाम का बिजनेस का पैसा से 80,000 चुका पा रही हो, पे ऑफ कर पा रही हो। सोचो, हम 70,000 ही पे कर पा रहे हैं, तो तुम और 20,000 दोगी, हम और 30,000 देंगे। पर हम लोगों के पास और बिजनेस में कैपिटल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। तो हम लोगों को अपना पर्सनल एसेट, पर्सनल प्रॉपर्टी, घर का सामान बेचकर बाहर वाले को पैसा देना होगा, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता था। नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। मतलब बिजनेस जिस दिन बंद कर रहे हैं, बाहर वालों को जितना रुपया देना है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कैपिटल 50,000 था तो तुमसे 50,000 तक की ही रिस्पॉन्सिबल हो, उसके बाद का तुम पे ऑफ नहीं करोगी, ऐसा नहीं होता है नॉर्मल पार्टनरशिप में। और मतलब तुम्हारा जितना कैपिटल है, जितना स्टेक है, उसके हिसाब से ही तुम पे करोगी। ऐसा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए इसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी। मेरे को मेरा लिमिट पता है कि अगर किसी दिन भी बिजनेस बंद हुआ तो हमको सिर्फ 50,000 तक देना पड़ेगा। तुमको पता है कि सिर्फ 1 लाख तक ही देना पड़ेगा, उसके बाद जो नहीं दे सके वो नहीं दे सके, बाहर वाले का लॉस। और नॉर्मल फर्म में अनलिमिटेड लाइबिलिटी था, तो इसमें घर का सामान बेचकर पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। ये कब इंडिया में आया था? 2008 में, कि ऐसा बिजनेस भी किया जा सकता है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी, एक अलग टाइप का और एक बिजनेस एंटिटी है।
इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी को लिमिटेड लाइबिलिटी देता है, ये बेनिफिट है, ये हम लोगों के लिए बेनिफिट है। It allows its member the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement. ये हम लोग mutually as is the case in a partnership firm, ये हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं अग्रीमेंट में कि कौन कितना तक बियर करेगा, कितना लाइबिलिटी लेगा। तो बेसिकली ये हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये हम लोगों का 2008 में एक्ट बना था और तब इंडिया में आया था। इसके बाद बोल रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप करते हैं वॉलेंटरीली। वॉलेंटरीली मतलब अपने मर्जी से सब एक साथ ज्वाइंट होते हैं। यूजुअली ऑफ लिमिटेड मींस एक लिमिट होता है, ये नहीं कि 100-50 लोग आ गए। एक लोगों का एक लिमिट होता है कि 10 लोग आएंगे, 12 लोग ही आएंगे। ऐसा करके उस जगह को, उस ऑर्गेनाइजेशन को लोग ज्वाइन करते हैं और एक साथ वहां पे बिजनेस करते हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिकली क्यों? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, जिसको जो ठीक लगता है वो बोल सकता है, कर सकता है, मतलब डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन। इट मेक्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड। जितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, एक सोचो हम 1 लाख देंगे, जो आएगा उसको कैपिटल लेके आना होगा, तो इक्वल देगा सबको। जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, कोई 50,000 देता है, कोई 1 लाख देता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड एक्सेप्ट अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क। सबका सेम रिस्क रहेगा, सबको सेम बेनिफिट मिलेगा। तो कोऑपरेटिव में क्या होता है, बेसिकली लोग अपने मर्जी से एक साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं। पर इसको नॉर्मल लोग बोलेगा तो यही तो पार्टनरशिप हुआ। नहीं, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर करते हैं हम लोग। इसको हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जाके रजिस्टर करते हैं। उसमें बोला जाता है कि 2 आदमी होने से भी पार्टनरशिप हो जाएगा। कोऑपरेटिव में कुछ लिमिटेड लोग होने होंगे, 2 लोगों से कोऑपरेटिव नहीं बनता। फिर पार्टनरशिप में ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि सबको सेम कैपिटल देना होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब सेम, मतलब सेम कैपिटल देता है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनता है, रिटन अग्रीमेंट होता है, प्रॉफिट रेशियो, ये सब होता है। इसमें ऐसा कोई डीड नहीं होता है, ऐसा कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं होता है, सब ओरल होता है। और अगर रजिस्टर्ड हुआ है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर हुआ है। इसमें लोग अपने वॉलेंटरीली आते हैं और एक साथ जुड़कर काम करते हैं। तो बेसिकली ये पार्टनरशिप से थोड़ा सा अलग है। फिर है सेक्शन 8 कंपनी। अभी सेक्शन 8 कंपनी क्या है? तो अब सेक्शन 8 कंपनी का अलग से कोई नाम नहीं रखा गया है, इसे सेक्शन 8 कंपनी ही कह दिया गया है। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या है, ये क्यों बना था? ये बना है बेसिकली एनटीओ के लिए, नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये लोग भी प्रॉपर बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट हो ही जाता है। तो बेसिकली इस तरीके का जो कंपनी होता है, जो मतलब सोशल वेलफेयर पे या ज्यादा उस चीज पे ध्यान देके बनता है, उसको हम लोग कहते हैं। क्योंकि इन कंपनीज को भी ना लोग फिर खोल रहे थे तो प्राइवेट लिमिटेड बोलकर ही कंपनी में डाल दे रहे थे, जो कि गलत हो रहा था। तो इसको अलग से सेक्शन 8 में अलग से डालकर एक बनाया गया है। इसे एनटीओ के लिए कह सकते हैं, कंपनी, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी established फॉर promoting कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड एनी अदर सब्जेक्ट। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि नॉन प्रॉफिट सीकिंग टॉपिक है। The profit of or other income is applied for promoting only the objects of the company। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है, हम लोग उसको फिर से इसी के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। उस प्रॉफिट को कोई लेकर नहीं जाता है। नॉर्मल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, उसका प्रॉफिट कोई ना कोई लेके जाता है, पर इसका प्रॉफिट कोई लेके नहीं जाता है। इसका प्रॉफिट उसी के लिए फिर से यूज होता है। अगर स्पोर्ट्स के लिए है तो स्पोर्ट्स का ऐड करने में, स्पोर्ट्स पर्सन को सामान दिलाने में, ये सब में ही खर्च होता है। नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर। नॉर्मल कंपनी डिविडेंड देता है, पर सेक्शन 8 के कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई भी तरीके का डिविडेंड नहीं मिलता है।
सेक्शन 8 कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसको भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जगह दिया गया है। तो 1% कंपनी को हम लोग ओपीसी कहते हैं। ओपीसी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक ही पर्सन होता है कंपनी के अंदर। जनरली हम लोग कंपनी का मतलब क्या समझते हैं, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, बहुत लोग हमारा शेयर्स खरीदेंगे और फिर हम उन्हें डिविडेंड देंगे। अगर कल को मतलब और सोल प्रोप्राइटर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, एक ही पर्सन होगा जो बिजनेस करेगा, कोई शेयर का या डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पर वहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। अगर कल कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद कर रहा है, तो उसको अपना घर का पैसा भी बेचकर, घर का सामान भी बेचकर बाहर वाले को उधारी चुकाना होगा। वो ऐसे नहीं बोल सकता बिजनेस लॉस में जा रहा था और बंद कर देगा बिजनेस को। ऐसा वो नहीं कर सकता, उसको सबका सामान का पैसा देना होगा। तो एक्चुअली सोल प्रोप्राइटर में जो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी था ना, उसी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1% कंपनी निकला है। तो सोचो हम अकेले हैं, मेरे को सोल प्रोप्राइटर का पर बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस को अगर हम बंद करेंगे तो फिर मेरे को अपना घर का एसेट बेच कर सामने वाले को पैसा चुकाना होगा। तो हम क्या करें, और कंपनी हम नहीं खोल सकते, हम उतने भी बड़े नहीं है कि मतलब हम डायरेक्टर ढूंढे, अपना शेयर मतलब कंपनीज एक्ट में मतलब पूरा चले जाए, उतना मेरे पास उतना भी नहीं है। तो हम कुछ बीच का रास्ता चूज करना चाहते हैं कि हमको सोल प्रोप्राइटर वाला दुख भी नहीं चाहिए और रियल में जो कंपनीज होते हैं उनका वाला दुख भी नहीं चाहिए। उतना फॉर्मेलिटी हमसे नहीं होगा, और सोल प्रोप्राइटर जितना अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो भी मेरे से नहीं होगा। हमको कुछ बीच का जाना है, तो हम ओपीसी खोल लेंगे। ओपीसी का मतलब होता है हम अकेले ही रहेंगे, पर हम सोल प्रोप्राइटर नहीं रहेंगे, हमको शेयर होल्डर बोला जाएगा। हम अपने कंपनी का शेयर खुद ही खरीद लेंगे, तो हम ही अपने कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे अकेले। तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा कंपनी वाला, और मेरा जो प्रॉब्लम था सोल प्रोप्राइटर से वो वाला मेरा नहीं रहेगा। तो एनओपीसी मीन्स अ कंपनी विच ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर, वहां पे सिर्फ वन ही पर्सन होता है। शेयर होल्डर कैन मेक ओनली वन नॉमिनी, he shall become a shareholder in case of death in capacity of original stakeholder। तो वही खुद ही शेयर होल्डर रहता है और एक ही नॉमिनी वो रख देता है। अभी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है, देखो लोगों को जनरली लगता है पब्लिक कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। दोनों में अंतर क्या है, देखो ध्यान से समझो। पब्लिक कंपनी क्या होता है, जिसका पब्लिक लोग शेयर्स खरीद सकता है, इक्विटी शेयर खरीद सकता है। जैसे हम लोग आज स्टॉक मार्केट में जितना शेयर्स देखते हैं, वो सब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खरीद सकते हैं। वो एनएससी या बीएससी में मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉपरली लिस्टेड है। मतलब अभी अगर हम एक शेयर का साइट खोले, उसमें हमको रिलायंस का शेयर दिखेगा, टाटा का शेयर्स दिखेगा, एक्सिस बैंक का शेयर्स दिखेगा, यस बैंक का शेयर्स दिखेगा। हमको जिसका शेयर खरीदना है हम खरीद लेंगे। ये कोई भी कंपनी गवर्नमेंट का कंपनी नहीं है। रिलायंस प्रॉपर अंबानी का कंपनी है, टाटा टाटा का कंपनी है। अगर हम देखें एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है। तो अगर ये कोई गवर्नमेंट का नहीं है, बट ये सब पब्लिक कंपनी है, क्यों? क्योंकि ये सब अपना शेयर्स बोलते हैं पब्लिक को कि तुम लोग चाहो तो हमारी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। कल को शेयर का दाम बढ़ जाता है तो पब्लिक फिर बेच देता है, नहीं बेचता है तो कंपनी डिविडेंड देता है, तो शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड मिलता है। तो पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें जिसका शेयर्स पब्लिक भी खरीद सकता है। पर प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी का शेयर्स को कंपनी के अंदर का लोग ही खरीद सकता है। जैसे डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, स्टाफ, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सिर्फ यही लोग खरीद सकता है। कोई बाहर का हम तुम नहीं खरीद सकते। मतलब अगर कोई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड होगा, तो उसका शेयर्स हम तुम कहाँ खरीदेंगे, लिस्टेड ही नहीं रहता है, एनएससी बीएससी में लिस्टेड ही नहीं रहता है, दिखाई नहीं देता है, तो खरीदेंगे कैसे? जो चीज दिखाई नहीं देगा, है नहीं, कैसे खरीदेंगे? तो ये लोग बेचता ही नहीं है पब्लिक को, इसलिए लोग प्राइवेट है, प्राइवेटली शेयर इशू करता है और आपस में ही शेयर को रखता है। कुछ शेयर एम्प्लॉय को पास मिलेगा, कुछ डायरेक्टर के पास मिलेगा, बट पब्लिक के पास नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी।
तो शेयर होल्डर राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स इन अ कंपनी। हाँ, तो इसमें क्यों लिखा है रेस्ट्रिक्टेड है ट्रांसफर करना? क्योंकि एक एम्प्लॉय के पास है, यहाँ पे खरीद बेच नहीं होता है, यहाँ पे अलग टाइप से शेयर में पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं तो अलग टाइप से उसका ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, शेयर राइट्स ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पे कंपनी में कम से कम 2 आदमी चाहिए, एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 आदमी होगा तो भी चलेगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू 200। शेयर होल्डर मतलब आपस में ही शेयर्स सिर्फ 200 लोग खरीद सकता है, 200 से ज्यादा लोग आपस में शेयर्स नहीं खरीद सकते। An invitation to the public to subscribe to any shares or डिबेंचर और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्रोहिबिटेड। मतलब पब्लिक को बोलना कि आओ मेरा शेयर्स खरीदो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर्स या डिबेंचर, ये प्रोहिबिटेड है, मना है, सिर्फ आपस के लोग ही खरीदेंगे। यहाँ लिखा है शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। यहाँ तो हम लोग ट्रांसफर करते ही है, बेचते हैं एक दूसरे को, सब बेचते रहता है, ये तो है ही। पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, ये याद रखना है। यहाँ पे पब्लिक को इनविटेशन देते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि लो मेरा शेयर्स खरीदो, डिवेंचर खरीदो, यहाँ पे ये चीज परमिटेड है हम लोगों को। ये है फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजन ऑफ सुइटेबल। हम लोग किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जब हम लोग बिजनेस चूज करते हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप का हम लोग काम करने वाले हैं और वो किस बिजनेस के लिए सुइटेबल होगा। मतलब बहुत बड़ा बिजनेस खोलने वाले हैं तो सोल प्रोप्राइटर होकर कैसे संभालेंगे, तो उस टाइप से थोड़ा देखना होगा। तो हम लोग ये सोल प्रोप्राइटर किस किस कौन कौन हो सकता है, कर सकता है ये काम। जिसका स्मॉल बिजनेस हो, जो अकेले हैंडल हो जाए, या अकेले का प्रोफेशन है। एंड रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विस, जैसे हम घर घर जाके पार्लर का काम कर देते हैं, या फिर मतलब पर्सनल सर्विस देते हैं, सोचो हम कारपेंटर हैं ये वो, तो हम अकेले कर सकते हैं वो मतलब पर्सनल सर्विस टाइप का काम पे हम कर सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे लोग सोल प्रोप्राइटर कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या है? ये वहां पे एप्लीकेबल है जहां वेयर sole proprietorship is suitable provided the business to be carried out slightly bigger scale। जो अभी सोल प्रोप्राइटर का बोले वैसा ही होता है, बस वो अकेले हैंडल नहीं होगा, मेरे को 2-3 लोग चाहिए तो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ये सब, तो वही सब एग्जाम्पल मिलेगा, बस थोड़ा बड़ा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस का साइज छोटा होता है, पार्टनरशिप में उससे बड़ा हो जाता है। 1 person company where the person intending to start a business clothed with the legal entity and in corporate form with a feature of, यहाँ पे हमको बिजनेस स्टार्ट करना है पर कंपनी जैसा स्टार्ट करना है, बिजनेस जैसा हमको मन नहीं है, हम अकेले ही ओनर रहेंगे, अकेले ही कंट्रोल करेंगे, पर हमको कंपनी जैसा थोड़ा उसमें इफेक्ट चाहिए। जैसे कैसा बिजनेस? The business lines such as carrying on large chain stores, multiple store, super बाजार, तो इस तरीके का जितना काम होता है ये लोग 1 person कंपनी ओपीसी होते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का बिजनेस कौन करता है? द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलपीपी। बोल रहा है एलएलपी क्या है, जितना तक हम कंट्रीब्यूट किए हैं वहीं तक मेरा लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंटेंशनल फ्रॉड। अगर हम फ्रॉड कर दिए हैं तब तो हमको अपना घर का सामान बेच के भी पैसा देना होगा, रॉन्गफुल एक्ट करेंगे, कोई भी गलत चीज करेंगे तो घर का पैसा भी पे करना होगा। पर अगर सब चीज ठीक है, लीगल है, तो हमको घर का सामान बेच के पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। ये इस तरीके के बिजनेस में होता है। फिर है स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब किस तरीके का कितना बड़ा है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, कितना बड़ा है मेरा बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बोल रहा है, उसको एंटरप्राइज कैटेगरी बोलते हैं, जो लोग प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है। माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं जो डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपया, जिसका 25 लाख से ज्यादा उसमें कैपिटल नहीं है, उसको कहते हैं माइक्रो। स्मॉल कहते हैं जिसके पास मोर देन 25 लाख का हो पर 5 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं है। मीडियम एंटरप्राइज होता है जिसका बिजनेस 5 करोड़ से भी ज्यादा का है पर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ऐसा करके सर्विस सेक्टर का भी पूरा लिखा हुआ है।
सुइटेबिलिटी क्या है? इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर सोचो एक किसी बिजनेस का स्मॉल है साइज, तो वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप भी हम कर सकते हैं, ओपीसी भी कर सकते हैं। ओपीसी क्यों लेंगे? कंपनी का बेनिफिट लेने के लिए, और सोल प्रोप्राइटर का जो डिसएडवांटेज है वो हटाने के लिए। द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज मॉडेस्ट, जब मॉडेस्ट रहता है, बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर जैसा, तब हम एलएलपी में चले जाते हैं। टू स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? बहुत छोटा है तो कंपनी, मतलब एकदम सोचो एकदम स्मॉल, मतलब बहुत ही स्मॉल बिजनेस है, तो उसको कंपनी क्या ही बना लेंगे। फिर बोल रहा है तो ये पूरा ही है। तो बोल रहा है सोल प्रोप्राइटर हमेशा स्मॉल रहता है और मार्केट का साइज भी कम कम जगह पे ही सप्लाई रहता है। पार्टनरशिप में थोड़ा मॉडरेट रहता है पर मार्केट साइज स्मॉल ही रहता है। ओपीसी में स्मॉल भी रहता है और ये भी स्मॉल रहता है। एलपीपी में मॉडरेट रहता है और बहुत दूर तक फैल, मतलब अपना काम करता है, मार्केट एरिया बड़ा रहता है। कंपनी में मॉडरेट भी होता है, कंपनी लार्ज भी होता है, कंपनी पर फैला हुआ बिजनेस दूर तक रहता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट बोल रहा है हर चीज का, अगर मेरे पास कितना पैसा है हम उस हिसाब से बिजनेस शुरू करेंगे। बहुत कम पैसा है तो हम सोल प्रोप्राइटर में जाएंगे, थोड़ा ज्यादा पैसा है तो हम पार्टनरशिप में जाएंगे या फिर ओपीसी में चल जाएंगे, बहुत पैसा है तो हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल लेंगे। तो डिपेंड करता है मेरे पास पैसा कितना है। फिर आ रहा है मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजरियल एबिलिटी। इसमें हम लोगों को बोल रहा है मैनेजरियल, अब हम लोग मैनेजेरियल एबिलिटी के अंदर आता है कि हम लोग किस तरह डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड करता है। बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट अगर लगेगा, इतना ऐसा काम है जिसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है नहीं होगा, तो प्रोफेशनल लोग को हायर करना होगा, तो बड़ा बिजनेस हो जाएगा। फिर कुछ पार्टनरशिप या कंपनी जैसा सोचना होगा, खुद ही मैनेज हो जाएगा। नॉर्मल सा बिजनेस है, एक राशन का दुकान खोल रहे हैं, इसके लिए इतना मैनेजमेंट रखने का क्या, सोल प्रोप्राइटर अकेले दुकान खोल लेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल, वही कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना होगा। सोल प्रोप्राइटर और एपीसी में अकेले एंटरप्रेन्योर कंट्रोल कर लेता है, मैनेजमेंट में दो जन या दो से ज्यादा लगता है, कंपनी में बहुत कंट्रोल होता है। तो कंक्लूजन क्या है? एक अ पर्सन विशिंग टू हैव कंप्लीट एंड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ बिजनेस प्रेफर्स प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन पार्टनरशिप और कंपनी। मेरे को बहुत कंट्रोल चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, तो हम सोल प्रोप्राइटर का जाके बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप और कंपनी नहीं। फिर डिग्री ऑफ रिस्क, सेम बात है। सोल प्रोप्राइटर में कम रिस्क है, पार्टनरशिप में उससे ज्यादा रिस्क है, कंपनी में उससे ज्यादा भी रिस्क है। वैसे स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर में कम होगा, पार्टनरशिप में ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी सेम, सोल प्रोप्राइटर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरे को आज दुकान बंद करने का मन है, हम कॉल बंद करके चले गए। पर पार्टनरशिप में पार्टनर लोग बोलेगा कि तुम्हारा आज टर्न था, तुम कैसे चले गए बंद करके, तो वो बोलेगा कि मेरा का काम था। तो लड़ाई होगा, डिस्प्यूट होगा, ऐसे तुम नहीं कर सकती अपने जैसा कि मेरे को मन है हम चले गए। तो बेसिकली ये फ्लेक्सिबिलिटी है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कुछ कुछ जगह पे डिवीजन नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पे जैसे सेक्शन 8 में प्रॉफिट को डिवाइड ही नहीं करते आपस में ही, मतलब काम में ही खर्च कर देते हैं। कंपनी में डिविडेंड बोल के बांट देते हैं, पार्टनरशिप में दो तीन जन बांट लेता है, सोल प्रोप्राइटर में पूरा वो अकेले लेके चला जाता है। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट भी ये है। फिर वैसे ही कॉस्ट प्रोसीड्यूर गवर्नमेंट रेगुलेशन, सोल प्रोप्राइटर में है ही नहीं, एकदम चीपेस्ट है। पार्टनरशिप में बस डीड रजिस्टर करना है, कंपनी में बहुत फॉर्मेलिटी है, कंपनी बंद होता है उसमें भी बहुत फॉर्मेलिटी है। टैक्स इम्प्लीकेशन, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में क्या होता है, जितना मतलब प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर एक टैक्स दे देंगे। और पर ओनर लोग का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, मतलब घर से ही पैसा बेच के लाना पड़ेगा। कंपनी में एलएलपी में कुछ अलग रूल है टैक्स लाइबिलिटी के लिए, शेयर होल्डर्स अपना देते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपना देते हैं, और कंपनी अपना खुद देता है। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी है, छोटा वाला बिजनेस जिस जगह पे है उसी जगह पे बिजनेस करता रह जाता है। बड़ा वाला बिजनेस अगर कोलकाता में कर रहा है तो फिर दिल्ली में कर रहा है, वो अपना चेंज हो रहा है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटर में कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वो तो अकेला बिजनेस को चला रहा है, पर पार्टनरशिप में सब कुछ दूसरे पार्टनर को मिल जाता है, कंपनी में कोई और शेयर होल्डर बन जाता है। इसी तरह फिर मैनेजरियल नीड्स है, सीक्रेसी है, कहीं मेंटेन होता है कहीं नहीं होता है। इंडिपेंडेंस है, कहीं आजादी है, आज मन नहीं है दुकान खोलने का नहीं खोले, कल खोलना पड़ेगा, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। तो फिर पूरा ही बात का फिर समरी लिख दिया गया है।
फिर फीचर्स एक एक करके फीचर्स लिखे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जो एक एक चीज अभी बताएं उसको पॉइंट्स में पूरा लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में लिखने आएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का पूरा डेफिनेशन है क्योंकि एग्जाम में लिखने आएगा। फिर इसके ऊपर फीचर्स है जो अभी सिर्फ मुंह से डिस्कस किए उसके ऊपर अच्छे से है। ऐसे ही पार्टनरशिप का डेफिनेशन है उसके ऊपर इसका फीचर है, ये भी लिखने आ सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन है, इसके ऊपर भी इसका फिर फीचर है। वन पर्सन का डेफिनेशन है, फिर इसका फीचर है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा है सीएस में, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ कैपिटल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल का क्या रोल है? सिंपल बात है, मेरे पास बहुत कैपिटल है तो हम कुछ बड़ा बिजनेस करेंगे, कंपनी खोलेंगे, पब्लिक लिमिटेड खोलेंगे। पर अगर मेरे पास कम पैसा है तो हम सोल प्रोप्राइटर खोलेंगे। तो ये कैपिटल का क्या इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, हरिश्चंद्र wants to start a manufacturing business but he is not able to start on the form of business. He seeks your advice about the legal implication and requirement for the various business forms in India on the basis of, क्या क्या इसके ऊपर लिखने बोला है कि रजिस्ट्रेशन को लेके क्या होता है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है कौन सा बिजनेस खोले। तो हम लोग उसको बोलेंगे कि अगर तुमको इतना लीगल फॉर्मेलिटी, रजिस्ट्रेशन में लिखेंगे अगर तुमको इतना लीगल फॉर्मेलिटी में नहीं जाना है तो सोल प्रोप्राइटर में जाओ। अगर तुमको थोड़ा फॉर्मेलिटी में जाना है तो पार्टनरशिप में चल जाओ, सिर्फ डीड बना के उसको रजिस्टर करना है। पर बहुत फॉर्मेलिटी में जाना है, बहुत रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हम लोग को पब्लिक लिमिटेड में जाना होगा। तो इस तरह करके सभी के ऊपर जो बहुत सारा पॉइंट था उसमें सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें लिख देंगे।